हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर्स बेस्ड डिस्कशन प्रोग्राम। मेरा नाम प्रियांशु है। हमारे इस करंट अफेयर्स डिस्कशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट जो इशूज हैं, इवेंट्स हैं, उसकी हम चर्चा करते हैं, जो कि आपके यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट हो सकते हैं। आज जो हम लोगों ने इशू लिया है वो इशू आईएएस ऑफिसर्स एज रथ प्रभारी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्कुलर। ये मुद्दा आपके यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस पेपर 4 से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये केस स्टडी के रूप में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ केस स्टडीज। यू कैन ऑल्सो इन्फर वेरियस वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज, द रिलेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ब्यूरोक्रेसी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक। अगर हम देखें कि ये सिविल सर्विस एग्जाम के सिलेबस से कहाँ से जुड़ता है, सो यू कैन सी दैट in the general studies paper 4 syllabus it relates to a number of topics। ये कई सारे टॉपिक से रिलेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ethics in public and private relationship, civil service values and ethics in public administration, work culture, quality of service delivery, utilization of public funds, aptitude and foundational values for civil services and probity in governance। So you can have a look on the topics displayed on the screen, किन किन टॉपिक से ये केस स्टडी एग्जैक्टली जुड़ता है। अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करें कि ये केस क्या है, व्हाट इज द केस एक्चुअली ऑल अबाउट। सो हाल में केंद्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ने एक सर्कुलर जारी किया। सर्कुलर में ये कहा गया कि जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग हैं, जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स हैं, उनके सीनियर आईएएस ऑफिसर्स विकसित भारत संकल्प यात्रा में रथ प्रभारी के रूप में कार्यरत होंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा इट इज़ अ मास आउटरीच प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह एक मास आउटरीच प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता को जागरूक किया जाएगा। तो ग्रास रूट लेवल पे जाके अलग अलग जिलों में, देश भर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और ग्राम पंचायतों में जाकर ये सीनियर अधिकारी आईएएस ऑफिसर्स केंद्र सरकार के स्कीम्स के बारे में जनता को जागरूक करेंगे। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा ये 20 नवंबर से शुरू होकर 25 जनवरी 2024 तक यह चलेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आपको 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मतिथि पर, जो कि जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है, उस दिन आईईसी वैन को हरी झंडी दिखाकर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसे विकसित भारत संकल्प यात्रा कहा गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा। आप इस यात्रा को ध्यान में रखें। ये प्रीलिम्स एग्जाम में भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। सो इस यात्रा के अंतर्गत सीनियर आईएएस ऑफिसर्स जो हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, इस रैंक के ऑफिसर्स चैरियट इंचार्ज के रूप में काम करेंगे, जिन्हें कि रथ प्रभारी कहा गया। सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, डिप्यूटी सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स। तो अब इसी तरीके का एक सिमिलर आप देखेंगे कि सर्कुलर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के भी द्वारा आर्म फोर्सेस के लिए जारी किया गया था कि जब वे अपनी सालाना छुट्टियों पर, एनुअल लीव पर जब वो घर वापस लौटते हैं तो केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 822 सेल्फी पॉइंट्स भी बनाई, जिसमें कि नागरिक प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी, उनके कटआउट के साथ सेल्फी ले सकते हैं। सो ऑल दीज सर्कुलर्स बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड द गवर्नमेंट, सो उसको लेकर कुछ कंसर्न्स सामने आए हैं। तो केस ये था कि सर्कुलर जारी किया गया, सीनियर ऑफिसर्स को कहा गया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में वह रथ प्रभारी के रूप में कार्यरत किए जाएंगे। उनका काम होगा जो सरकार है, केंद्र सरकार के पिछले 9 वर्षों के अचीवमेंट्स को, पास्ट 9 इयर्स के अचीवमेंट्स को शोकेस करना। आप ध्यान दीजिएगा, इसको शोकेस करना और सेलिब्रेट करना। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है कि पिछले 9 साल के सरकार की उपलब्धियों को, वर्तमान जो सरकार है, रूलिंग पार्टी, इन्होंने 2014 में चुनाव जीतकर पहली वे सत्ता में आए और ये दूसरा टर्म है 2019 में फिर से जब चुनाव हुआ तो 2024 से लेकर अभी तक 2014 से लेकर 2023 पिछले 9 वर्षों के जो
गवर्नमेंट्स के अचीवमेंट हैं उनको शोकेस करना, यानी जनता के सामने प्रस्तुत करना और साथ ही साथ उसे सेलिब्रेट करना, उसका उत्सव मनाना, ये इस यात्रा का उद्देश्य होगा। अब इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न्स भी रेज किए गए हैं। केस आपने समझ लिया। अब इसमें जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अपने अपने कंसर्न रेज किए हैं कि इससे ब्यूरोक्रेसी में कई सारी समस्याएं आ सकती हैं, ये ब्यूरोक्रेटिक वैल्यूज के अगेंस्ट है और साथ ही साथ ये सिविल सर्विसेज न्यूट्रलिटी को भी इम्पैक्ट करता है। तो आइए हम डिटेल में देखते हैं कि इस मुद्दे को लेकर एथिकल डिबेट क्या है। अब चूंकि आपने केस को समझ लिया है, स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात कर लें, पहले स्टेक होल्डर्स किसे कहते हैं? स्टेक होल्डर्स आर दोज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज, वैसे व्यक्ति या संगठन जिनके हित किसी मुद्दे में जुड़े होते हैं, जिनके इंटरेस्ट, जिनके कंसर्न किसी इशू से, किसी सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं। अब चूंकि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है और ये जो सर्कुलर केंद्र सरकार के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है, इसमें कौन कौन से हितधारक हो सकते हैं इसे हमें पहले समझना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा। पहले स्टेक होल्डर्स तो IAS ऑफिसर्स हैं और स्टेक होल्डर्स जब आप एन्यूमरेट करते हैं, कई बार आपसे UPSC एग्जाम में भी स्टेक होल्डर्स को एन्यूमरेट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। तो वैसी स्थिति में जो सबसे प्राइमरी स्टेक होल्डर हैं, जिनका सबसे पहला हित जुड़ा हुआ है, आप उसी क्रम में, उसी ऑर्डर में स्टेक होल्डर्स को पहचान करते हुए आपको लिखना अच्छा होता है। तो स्टेक होल्डर्स सबसे पहले सीनियर जो IAS ऑफिसर्स हैं, जिनके विषय में यह सर्कुलर जारी किया गया है। सो IAS ऑफिसर्स, दे आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर्स। सेकेंड वन इज IAS officers have an association also among themselves, as this particular case would not impact only few IAS officers but a number of officers. So the IAS organization जो association है, IAS association भी इसमें एक स्टेक होल्डर होगा। साथ ही साथ जो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं, सरकार के जो मंत्रालय और विभाग हैं, सभी को सीनियर IAS ऑफिसर्स को चैरियट इंचार्ज या रथ प्रभारी के रूप में नियुक्त करने की के विषय में सर्कुलर इशू किया गया है। तो मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, अब चूंकि आप देखें कि ये यात्रा देश भर के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में और ग्राम पंचायतों से होकर गुजरेगी, अर्बन सेंटर से होकर गुजरेगी। एक मोटा मोटा लक्ष्य है कि लगभग 2.6 लाख ग्राम पंचायतों से होकर गुजरे और लगभग 18,000 जो शहरी क्षेत्र हैं, अर्बन लोकेशंस हैं, शहरी क्षेत्र के बजाय अर्बन लोकेशंस, तो 18,000 अर्बन लोकेशंस से यह जो मास आउटरीच कैंपेन है वो होकर गुजरे। अब आप देखें कि जब ये गांव से, ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों से होकर गुजरेगी तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी स्टेक इन्वॉल्व्ड रहेगा। सो स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। इसके बाद हम ये देखते हैं, राज्य सरकारें हो गई और अब चूंकि कई सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने इसको लेकर कंसर्न रेज किया है ना, क्योंकि सरकार में, किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में जो पॉलिटिकल पार्टीज, अपोजिशन, रूलिंग पार्टी, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, सभी का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है। सो इस पर्टिकुलर केस में भी जो अपोजिशन पार्टी है, या आप हम अगर अदर कहें पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि उसमें रूलिंग पार्टी भी आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टीज, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। हम लोगों ने ये देखा कि 20 नवंबर से लेकर 25 जनवरी तक यह यात्रा प्लान्ड है, 20 नवंबर से लेकर 25 जनवरी तक। अब आप ध्यान दीजिए कि नवंबर के ही महीने में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और नागालैंड के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाईपोल उपचुनाव होने वाला है। तो चुनाव आयोग ने कहा कि अगर इस तरीके के मास आउटरीच कैंपेन चुनाव के इलेक्शन के समय इन राज्यों में होती है तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। तो चुनाव आयोग भी इसमें एक स्टेक होल्डर है, क्योंकि हम जानते हैं चुनाव के
समय जो राजनीतिक दलों के द्वारा गतिविधियां की जाती हैं, जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट इज़ रेगुलेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ द फाइनल आर्बाइटर एंड द जज ऑफ द कंडक्ट ऑफ पॉलिटिशियंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन। ठीक है, तो इसमें चुनाव आयोग भी जो है वह एक इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, ECI। सो लाइकवाइज यू कैन आइडेंटिफाई नंबर ऑफ स्टेक होल्डर्स, आप कई स्टेक होल्डर्स की पहचान कर सकते हैं, बट दीज आर द प्राइमरी वन इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर केस। अब हम देखें कि इस मुद्दे को लेकर एथिकल डिबेट क्या क्रिएट हुआ है, जो कि आपसे केस स्टडी के रूप में या सिमिलर इंस्टेंसेस कहीं पर केस स्टडी में आपके GS पेपर 4 मेन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो एथिकल डिबेट है, पहली बात तो ये है कि डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेसी एक स्ट्रॉन्ग पिलर, यहाँ तक कि सरदार पटेल ने उसे आयरन फ्रेम कहा था। ठीक है, सो द ब्यूरोक्रेसी इज एन इम्पॉर्टेंट एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी फंक्शनल डेमोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी के कुछ वैल्यूज होते हैं, कुछ फाउंडेशनल वैल्यूज होते हैं, जो कि आपके सिलेबस में टॉपिक के भी रूप में मेंशन्ड है। तो वैसे कुछ वैल्यूज में न्यूट्रलिटी और नॉन पार्टीशनशिप सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रलिटी एंड नॉन पार्टीशनशिप। अब हम ये देखें कि अगर किसी सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों के बारे में प्रचार प्रसार करने में सीनियर IAS ऑफिसर्स को डिप्यूट किया जाए या डिप्लॉय किया जाए, तो इससे ब्यूरोक्रेसी के पॉलिटिसाइजेशन का, यानी कि नौकरशाही के राजनीतिकरण का खतरा सामने आता है। सो द कंसर्न रेज्ड बाय द अपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दलों ने, जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने ये कंसर्न रेज किया है कि इससे नौकरशाही का राजनीतिकरण हो सकता है। सो द फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, एंड यू मस्ट इंक्लूड की टर्म्स इन योर आंसर्स। आपको अपने आंसर्स में भी की टर्म्स, जो एथिकल की टर्म्स हैं, उसको इंक्लूड करना है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी कैसे होगा? आप देखें कि जब एक सरकार विशेष सत्ताधारी दल के कार्यक्रमों के बारे में प्रचार प्रसार सीनियर अधिकारी करेंगे, तो इससे उनके अंदर उस पार्टी विशेष के प्रति एक बायस डेवलप होने का खतरा होता है, एक झुकाव डेवलप होने का खतरा हो सकता है। और हमें पता है कि ब्यूरोक्रेसी को लोकतंत्र में किसी एक राजनीतिक विचारधारा के प्रति लॉयल नहीं होना चाहिए, बल्कि देश की जनता, संविधान के प्रति उनकी निष्ठा होनी चाहिए। दैट इज वाई द एलिगेशन ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी इस पर्टिकुलर केस में एक इम्पॉर्टेंट इशू सामने आता है। दूसरी चीज है कि यह भी इसमें इशू रेज हो रहा है दैट इट मे लीड टू अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। व्हाट डू वी मीन बाय कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी के राजनीतिकरण से ही जुड़ा हुआ द डेवलपमेंट ऑफ अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। जैसा भी हम लोगों ने चर्चा किया कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी लॉयल्टी गवर्नमेंट को लेकर होनी चाहिए, उनकी लॉयल्टी पब्लिक वेलफेयर को लेकर होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को लेकर होनी चाहिए। अगर इस तरीके के कार्यक्रमों में उनको सहभागी बनाया जाता है, पार्टिसिपेंट बनाया जाता है, सो दे कैन बिकम इन्फ्लुएंस्ड अंडर अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। तो एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से वो प्रभावित हो सकते हैं, जहां पर कि वह निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर पाएंगे। सो इन दैट केस देयर इज द फियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी विच विल बी कमिटेड टू, जो किसके प्रति समर्पित होंगे? राजनीतिक विचारधारा के प्रति समर्पित होंगे, ना कि जनता के कल्याण के लिए या जनहित के लिए समर्पित होंगे। सो दैट में लीड टू द फिनोमेना ऑफ और द डेवलपमेंट ऑफ अ कमिटेड ब्यूरोक्रेसी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात इसमें सामने आती है कि भारत में सिविल सर्वेंट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए देयर आर टू इम्पॉर्टेंट रूल्स, ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 and Central Civil Services Conduct Rule 1964. So this particular circular issued by the Union Government, it is alleged that, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि यह सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स को वायलेट करती है, उसके विरुद्ध है। सो वायलेशन ऑफ सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स। और कंडक्ट रूल्स जैसा अभी हम लोगों ने चर्चा किया, ऑल इंडिया सर्विसेज
कंडक्ट रूल्स हैं ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1968 और सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964. सो दीज आर द टू सेट ऑफ रूल्स जो कि भारत में सिविल सर्वेंट्स के कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं. ऑल इंडिया सर्विसेज हम जानते हैं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को हम ऑल इंडिया सर्विसेज कहते हैं. सो उनके ऑफिसर्स के कंडक्ट को एआईएस कंडक्ट रूल 1968 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है. और जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस है, इस तरीके से कई सारे सेंट्रल सर्विसेज हैं, तो उनके कंडक्ट को सीसीएस कंडक्ट रूल 1964 के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है. ओके. और अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज, क्योंकि ये आईएएस ऑफिसर से जुड़ा हुआ मामला है, तो अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968 की बात करें तो उसका रूल 5 क्लॉज 1 आपको ध्यान देना है कि ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल का रूल 5 क्लॉज 1 ये क्लियरली प्रोहिबिट करता है कि कोई भी ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट नहीं होंगे, साथ ही साथ वो किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट या एक्टिविटी को ना तो सहयोग करेंगे ना तो उसका हिस्सा बनेंगे. सो दिस इज क्लियरली प्रोहिबिटेड अंडर रूल 5 क्लॉज 1 ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्ट रूल 1968. सो ये आरोप लगाया जा रहा है कि इस तरीके के सर्कुलर सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल को वायलेट कर सकते हैं. ओके. अब देखिए जो एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आ रही है कि हमारे यहाँ या किसी भी फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में जो कंपोनेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं उनमें सेपरेशन ऑफ पावर एसेंशियल है, अनिवार्य है. शक्ति पृथक्करण उनके बीच में होना चाहिए, नहीं तो आपस में उनके जो डोमेन्स हैं, जो उनके एरियाज हैं वो ओवरलैप करेंगे और आपस में टकराव होगा. इसीलिए भारत में जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी है, उनके एरियाज को जहाँ तक संभव हो सके सेपरेट रखने का प्रयास किया गया है. लाइकवाइज एग्जीक्यूटिव में भी, कार्यपालिका में भी हम जानते हैं कि एग्जीक्यूटिव के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं. एग्जीक्यूटिव में भी एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है और दूसरा ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव होता है. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो कि चुनाव जीत कर आते हैं और कार्यपालिका का हिस्सा बनते हैं, और ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हैं जो कि एक प्रतिस्पर्धी परीक्षा को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करके सरकारी पदों पर आते हैं. तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वो टेम्पररी होते हैं, हर 5 साल पे चुनाव होता है, लेकिन जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव हैं वो रिलेटिवली परमानेंट होते हैं और अपने सर्विस पीरियड के एंड में वो रिटायर होते हैं. ठीक है. तो ये एक कंसेप्ट है इंडिया में एग्जीक्यूटिव का. सेपरेशन ऑफ पावर यहाँ पर भी मेंटेन करने की बात की जाती है पॉलिटिकल और ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव के बीच में भी. पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का काम भले हो सकता है कि वो किसी सरकार के अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करें, उनका उत्सव मनाएं, पर ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि ये ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव का या सिविल सर्वेंट का काम नहीं है कि वो सरकारी उपलब्धियों का जश्न मनाए या उसको सेलिब्रेट करे. दैट इज नॉट वर्क ऑफ द ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव विच इज इंटेंडेड अंडर द विकसित भारत संकल्प यात्रा. दैट इज द वर्क ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. तो ऑफिसर्स का ये रोल नहीं हो सकता कि वो सरकारी योजनाओं का उत्सव मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें. ऐसा आरोप विपक्षी दलों का और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का है. तो यहाँ पर जो एथिकल डिबेट में कंसर्न है वो ये है कि इट डिस्टर्ब्स द सेपरेशन ऑफ पावर, डिस्टर्ब्स द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर. अब ये सब जो टर्म्स हैं ये आपको ध्यान देना है. दीज रिलेट टू ethics as well as polity also. So it disturbs the separation of power between the political executive and the official executive. ठीक है. अब इसमें आगे देखिए कि अब अगर कोई सत्ताधारी दल ब्यूरोक्रेसी जैसे इंस्टीट्यूशन का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करने लगे, क्योंकि आने वाले समय में भारत में जनरल इलेक्शंस भी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव होने वाला है, 5 राज्यों में इधर चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के. तो अगर कोई राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल करता है तो यह उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करना हो गया नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर, कि वे राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं. चुनाव क्या है? चुनाव में नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा होता है. और अगर राजनीतिक दल, रूलिंग पार्टी, वो ब्यूरोक्रेसी और सिविल सर्वेंट्स का इस्तेमाल अपने लिए करने लगें, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए करने लगें, चुनावों को देखते हुए उनको शामिल करने लगें अपने कार्यक्रमों में, तो इससे जो
आप ये देख सकते हैं कि इलेक्शन की सैंक्टिटी है उसके ऊपर भी खतरा मंडराने लगता है। किसी भी लोकतंत्र में इलेक्शन की सैंक्टिटी, जो चुनाव है, चुनाव प्रक्रिया को लेकर एक जो सैंक्टिटी है, उसकी जो विश्वसनीयता है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए एक इसमें एथिकल इशू ये भी है कि इससे आने वाले समय में अब जो अधिकारी, अगर वो किसी विशेष दल के प्रति उनका झुकाव हो गया तो चुनाव में उनके न्यूट्रल तरीके से काम करने की संभावना कम होती है। इससे पूरी चुनावी प्रक्रिया जो है उसके क्रेडिबिलिटी पर प्रश्न खड़ा हो सकता है। साथ ही साथ यह एक अन्य नैतिक मुद्दा पैदा करता है कि जो राजनीतिक दल हैं वह राष्ट्रीय हित के ऊपर अपने राजनीतिक हित को प्राथमिकता या वरीयता दे रहे हैं। तो ये एक तरफ का डिबेट है जिसमें कि अपोजिशन पार्टीज और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा ऐसा कंसर्न रेज किया गया है। अब हम देखें कि सरकार ने किस तरीके से अपने इस सर्कुलर को डिफेंड किया है। गवर्नमेंट स्टैंड। अब चूंकि कोई भी नैतिक मुद्दा होता है तो उसके दोनों पक्ष होते हैं, है ना, फॉर एंड अगेंस्ट दोनों साइड के आर्गुमेंट्स होते हैं। कोई भी एथिकल जो सिचुएशन है वो बहुत ऑब्जेक्टिव नहीं होता। सो उसमें कई सारे एथिकल वैल्यूज, एथिकल डायलेमाज और एथिकल वैल्यूज का कन्फ्लिक्ट, नैतिक मूल्यों का संघर्ष और टकराव भी शामिल होता है। तो सरकार का क्या स्टैंड है? सरकार का कहना है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी जो है वो तो गवर्नमेंट का और पब्लिक सर्वेंट्स का काम है। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट इज intending to deploy senior IAS officers for mass outreach program। सरकार का कहना है कि वह पब्लिक सर्विस डिलीवरी को ही बेहतर बनाने के लिए इन सीनियर IAS ऑफिसर्स को फील्ड में डिप्यूट करना चाहती है। सो इट इज जस्ट fulfilling their duty towards the nation, fulfillment of duty by the government and the senior officials by improving the service delivery, by improving the public service delivery। पहली बात तो सरकार ने ये कही है। अगर हम कहें कि द रूलिंग पार्टी रैदर, तो सत्ताधारी दल ने ये कहा कि ये गवर्नमेंट का और पब्लिक सर्वेंट्स की ये सबसे प्राथमिक भूमिका है, ये उनका ड्यूटी है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाए। दूसरी चीज़ क्या है कि इससे जो सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी है, उनकी और जनता के बीच में जो गैप है वो कम होती है। आप देखें, ऐसा अक्सर कहा जाता है कि सिविल सर्वेंट्स जो है वो पब्लिक के साथ उनका इंटरेक्शन को लेकर क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं कि एसेसिबिलिटी या जनता की पहुंच जो सरकारी अफसरों तक है वो बहुत कम है। तो अगर सरकार के किसी कार्यक्रम के द्वारा खुद ही जो सीनियर IAS ऑफिसर्स हैं वो जनता तक जाएं, अपने योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करें, तो ये जो नौकरशाही और पब्लिक के बीच में गैप है उससे कम होगा। सो वन आर्गुमेंट in favor of this circular is that it bridges the gap between bureaucracy, particularly senior bureaucracy and public। किस तरीके से? तो ग्रासरूट कनेक्ट के द्वारा। ठीक है, ये भी बात कुछ हद तक सही प्रतीत होती है। सेपरेशन ऑफ पावर्स की जहाँ तक बात है, तो जो आरोप लगाया जा रहा है कि ये पॉलिटिकल और ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव के बीच सेपरेशन ऑफ पावर्स को वायलेट करता है, तो रूलिंग पार्टी का ये स्टैंड है कि अल्टीमेटली द सिविल सर्वेंट्स दे आर आंसरेबल टू देयर पॉलिटिकल सुपीरियर्स। जो लोक सेवक हैं वो कहीं ना कहीं अपने पॉलिटिकल जो सुपीरियर हैं उनको ही लेकर उत्तरदायी हैं, उनको लेकर आंसरेबल हैं। एक चेन ऑफ कमांड भी है जहाँ पर कि पॉलिटिकल जो एग्जीक्यूटिव है वह सिविल सर्वेंट्स को सर्टेन मतलब आदेश देती है और उन आदेशों का पालन करना सिविल सर्वेंट्स के लिए अनिवार्य होता है। सो इट्स जस्ट लाइक फॉलोइंग द चेन ऑफ कमांड एंड देयर इज नो सच वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ऐसा सत्ताधारी दल का अपना पक्ष है ना, इस चीज को हमें समझना है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर यह बात ध्यान दी जानी चाहिए कि ऐसा जो कमांड है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा वह राजनीतिक चरित्र का नहीं होना चाहिए। ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि सिविल सर्वेंट्स आर answerable and subordinate to
पॉलिटिकल सुपीरियर्स और पॉलिटिकल मास्टर्स। अब चूंकि एक चेन ऑफ कमांड है दैट दे रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, तो अगर उनके द्वारा कोई कार्यक्रम बनाया जाता है, सिविल सर्वेंट्स को उसे इम्प्लीमेंट करना है, तो वहां पर कोई सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन नहीं है, ऐसा रूलिंग पार्टी का या जो इस एक्शन को सरकार के इस सर्कुलर को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है। अगली बात ये आती है कि पब्लिक वेलफेयर इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नेंस। शासन का या अभिशासन का अंतिम उद्देश्य गवर्नेंस का क्या है? जन कल्याण, पब्लिक वेलफेयर। तो ऐसी स्थिति में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य 20 सेंट्रल स्कीम्स के बारे में जनता को जागरूक करना है, अंतिम व्यक्ति को जागरूक करना है। सरकार का कहना है कि ये वैसी 20 योजनाएं हैं जो कि सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग जैसे विभिन्न जो एसेंशियल डेवलपमेंटल नीड्स हैं, वैसे जो विकास आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करता है। तो यह अल्टीमेटली पब्लिक वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव को मीट करता है, इसीलिए इसमें कोई नैतिक बुराई नहीं है, ऐसा जो इस सर्कुलर को सपोर्ट कर रहे हैं रूलिंग पार्टी हो या उनके समर्थक हो उनका कहना है। सो दिस इज द ओवरऑल एथिकल डिबेट अबाउट दिस मैटर। ये इस मुद्दे को लेकर जो एक मोटा मोटा एथिकल डिबेट है वो है। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इस तरीके से एथिकल डिबेट के ऊपर एनालिसिस करें तो आप जो संबंधित नियम हैं उनका उल्लेख जरूर करें। अगर आपको वो पर्टिकुलर रूल पता हो, ये काफ़ी अच्छी बात होगी, आपके आंसर में वो बहुत बेहतर वैल्यू एडिशन माना जाएगा। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशंस, कि इस तरीके के मुद्दों का क्या समाधान हो सकता है, और वो हमें इस केस में जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहा उसमें भी देखने को मिला है। आफ्टर रिसीविंग ऑल सच आप देखें कि जो कंसर्न्स हैं उसको लेकर जब सरकार तक बात पहुंची तो सरकार ने भी ये कहा कि जो रथ प्रभारी टर्म का इस्तेमाल है, रथ प्रभारी, यह शब्द इनएप्रोप्रिएट है। रथ प्रभारी जो शब्द है यह इनएप्रोप्रिएट है, इम्प्रॉपर है, अनुचित है, और इसे बदलकर वैसे अधिकारियों का डेजिग्नेशन नोडल ऑफिसर्स के रूप में कर दिया जाना चाहिए। सो द टर्म यूज्ड फॉर द ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर्स, रथ प्रभारी जो इस सर्कुलर में इस्तेमाल किया जाना था, सरकार ने बाद में क्रिटिसिजम्स को ध्यान में रखते हुए नोडल ऑफिसर्स के रूप में उन्हें फिर से रीडेजिग्नेट करने का फैसला किया और इस संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि चुनाव आयोग ने भी, इलेक्शन कमीशन ने भी अपोजिशन पार्टीज और कई स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए, आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहा कि आप अभी जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम, तो जहाँ भी चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों में विकसित भारत संकल्प यात्रा को आप न शुरू करें। ठीक है, जब चुनाव हो जाए, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इन राज्यों में, 5 राज्यों में 5 दिसंबर 2023 तक मतगणना के दिन तक, काउंटिंग तक ये रहेगा फोर्स में, तो आप उसके बाद इस यात्रा को शुरू करें। तो इन 5 राज्यों में आप इस प्रकार की यात्रा अभी शुरू ना करें जब चुनाव हो। सॉल्यूशन अब हम इन चीज़ों से समझ सकते हैं कि द गवर्नमेंट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द क्रिटिसिजम्स एंड इशूज रेज्ड इन फेवर ऑफ एनी गवर्नमेंट इनिशिएटिव और एक्शन। सरकार की अगर कोई पहल है, उसको लेकर अगर कोई आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं, कोई उसमें एथिकल इशूज रेज किए जा रहे हैं, तो सरकार को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। सो द सॉल्यूशन इज दैट द गवर्नमेंट मस्ट एक्ट इन अ रिस्पॉन्सिव मैनर। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी वो पॉलिटिसाइज ना हो, यह उत्तरदायित्व तो सबसे बड़ा सत्ताधारी दल का है। So the ruling party must be responsible so that the bureaucracy is not politicized। तो इस संबंध में रूलिंग पार्टी को ही पहल लेनी पड़ेगी कि ब्यूरोक्रेसी, चूंकि वह सत्ताधारी दल के अधीन होती है, तो उसका पॉलिटिसाइजेशन ना हो। So the ruling party must ensure that such politicization does not take place and the sanctity of elections and the functioning of bureaucracy is not compromised, and the civil servants must be insulated from political activities। तो आप solutions में इसको शामिल कर सकते हैं। थैंक यू।